डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में इंडिया एआई समिट का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन सत्र में संबोधन। फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव हुए शामिल। समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स शरीक। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ रहे, बचकों की शिखा खींचे पर अब यूपी सरकार का डैमेज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 101 बचकों का सम्मान। बचकों के सम्मान पर सपा और कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का आरोप, बचकों को बुलाकर सम्मानित करने का ढोंग हो रहा है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा, आपस का विरोधाभास समाप्त करने में बीजेपी असफल। केंद्र सरकार के प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नरमी पर छिड़ी सियासत। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जेएमएम बीजेपी के गठबंधन के दावों को किया खारिज। कहा, सीएम सोरेन अब उनकी चालों को समझने लगे हैं। महाराष्ट्र के शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई घायल। पुलिस प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार की सुबह लगभग 9:40 पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विश्व भर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अन्य नेताओं के साथ सुबह लगभग 11 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा भी किया, जहां वे विभिन्न देशों के पवेलियन का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने नेताओं के पूर्व सत्र में भाग लिया। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ मिलकर एआई पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार किया, जिसमें शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत बुद्धि की भूमि है और दुनिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के सही उपयोग की दिशा दिखाने के लिए वैश्विक रोड मैप बनाने की जरूरत है। एआई समिट में पीएम मोदी ने कई बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व की बात है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण, सभी की प्रसन्नता। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और हमारी साझा धरती की रक्षा करे। समिट में 7 कार्यकारी समूह शामिल हैं, जो 3 मुख्य स्तंभों मनुष्य, पृथ्वी और प्रगति के अनुरूप है। ये समूह विभिन्न सेक्टरों में एआई के प्रभाव को प्रदर्शित करने में ठोस परिणाम देने पर काम करेंगे। 7 थीम है आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, मानव पूंजी, विज्ञान, गतिशीलता और इनोवेशन। इस समिट में सीईओ, सीएक्सओ सहित 500 से अधिक एआई के वैश्विक रूप से अग्रणी व्यक्ति, लगभग 100 सीईओ और संस्थापक, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता और 400 सीटीओ, वीपी और परोपकारी व्यक्ति एकजुट होंगे। इस समिट में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को तथा लगभग 60 मंत्रियों एवं उप मंत्रियों सहित 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें
यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है। आमतौर पर नई टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ लोगों में शुरुआती में संदेह होता है, लेकिन जिस तेजी और भरोसे के साथ दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, उसकी ओनरशिप ले रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। यहां एआई समिट की एग्जीबिशन को लेकर भी बहुत उत्साह रहा है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ऐलान किया कि जियो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम भारतीय तक किफायती दरों पर पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि भारत इंटेलिजेंस किराए पर नहीं ले सकता है और जियो देश को इंटरनेट युग के बाद अब इंटेलिजेंस एरा से जोड़ेगा। इस दिशा में जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 7 सालों में 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। इस निवेश से जामनगर में मल्टी गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जाएगा, जो 2026 के अंत तक 120 मेगावाट क्षमता शुरू करेगा और आगे गीगावाट स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यह ढांचा ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगा और जियो अपने नेटवर्क के जरिए देश भर में एआई सेवाएं कम लागत और तेज गति से पहुंचाएगा। अंबानी ने जोर देकर कहा कि जियो एआई भारतीय भाषाओं में काम करेगा ताकि किसान, युवा, छात्र और छोटे व्यवसायी अपनी भाषा में इसका लाभ उठा सके। इसके लिए जियो शिक्षा एआई, जियो आरोग्य एआई, जियो कृषि और जियो भारत IQ जैसे प्लेटफॉर्म पेश किए गए हैं। अंबानी ने विश्वास जताया कि भारत 21वीं सदी में अग्रणी एआई शक्ति बन सकता है, बशर्ते तकनीक सुलभ, किफायती और देश की जरूरतों के अनुरूप विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा बल्कि उच्च कौशल वाले कार्यों में नए अवसर पैदा करेगा। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला चर्चा में रहा। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बटुकों की शिखा खींचे जाने की कथित घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल हमलावर थे। इसे लेकर यूपी सरकार अब डैमेज कंट्रोल के मूड में नजर आ रही है। हाल ही में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़ने को बड़ा पाप बताया था। अब ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया है। ब्रजेश पाठक ने गुरुवार की सुबह लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर 101 बटुकों को बुलाया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि परंपराओं का आदर समाज की जिम्मेदारी है। 101 बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसी ब्राह्मण की शिखा छूने को बेहद गंभीर अपराध बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सनातन संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। ब्रजेश पाठक ने इस तरह की घटना को बड़ा पाप बताते हुए कहा था कि इसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद सरकार की किरकिरी हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा था कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बटुकों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बटुकों को बुलाकर सम्मानित करने का ढोंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपस का विरोधाभास समाप्त करने में बीजेपी असफल है। किसी भी जाति धर्म की आस्था पर आघात को रोकना चाहिए। आराधना मिश्रा ने कहा कि आरएसएस और भाजपा तय करे कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है, कौन किसको आरएसएस प्रमुख से मिलने ले जा रहा है, यह पहले तय होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो पिक्चरें बन रही हैं, ये किसके इशारे बन रही है या किसके संरक्षण बन रही है? सरकार क्या कर रही है?
क्यों नहीं वो रेगुलेशंस लाती है, और इस तरह की जो विवादास्पद चीजें हैं, इससे समाज में भावनाएं भी आहत होती हैं और बढ़ता भी है समाज। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अगर गलती किसी की है तो सरकार की गलती। पहले शंकराचार्य के समर्थन में बयान और आज 101 ब्राह्मण बटुकों का पूजन किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। क्या ये डैमेज कंट्रोल का प्रयास है? सदन में आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन, और उसके बाद किस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि बटुक को बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी का भी अपमान करना सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, पर आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भी भारतीय जनता पार्टी असफल है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला बोला है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मणों की चुटिया पर हमला हुआ है, जबकि ब्रजेश पाठक मिला जुला खेल खेल रहे हैं। बीजेपी के अंदर डैमेज कंट्रोल के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है। सपा विधायक ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे। वहीं बजट पर कहा कि बड़े विभागों का मदवार बजट प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन बड़े विभागों पर मदवार चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। हिम्मत हो ब्रजेश पाठक को तो इस्तीफा दे दे। चुटिया पे हमला हुआ, स्वाभिमान हो तो इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ आके बोले। मिला जुला खेल क्यों खेलते हैं? मैं फिक्सिंग का खेल ना खेलने ब्रजेश पाठक, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मैं भी रहा। तो इस तरह का खेल ना खेलो यार। बटुक ब्राह्मणों के अपमान को लेकर संगम पे अपमान हुआ है, गंगा माँ के किनारे अपमान हुआ है, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला लगता है, वहां उनकी चुटिया पकड़ी गई। तो स्वाभिमान और इस्तीफा दें, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान सदन के बाहर धरना देते हुए आजसू विधायक निर्मल महतो ने राज्य से जुड़ी कई घटनाओं पर सवाल उठाया और पोस्टर के साथ नारे भी लगाए। झारखंड विधानसभा की बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा करते हुए नजर आए हैं आजसू के विधायक निर्मल महतो। आइए जानते हैं आखिर क्यों उनका ये हंगामा सदन के परिसर में नजर आ रहा है, जो हेमंत सरकार के प्रति नाराजगी जताते नजर आए हैं। क्या है मामला, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कहना है उनका, जो धरना दिए हुए सदन परिसर में यहाँ बैठे हैं। देखिए, हाथी को भी किसी न किसी कारण से वहां से जगह से वो लोग हटाने का काम कर रहा है, इसलिए उस तरह का उत्पाद मत कर रहा है। इसलिए सरकार हाथी को भी संरक्षण देना चाहिए और हाथी को 20 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी सरकार को देना होगा और बहस करना होगा उसमें। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि बहस करे, और जो यहाँ सिर्फ यहाँ पे बहस करके यहाँ पे बात तो नहीं रखे, क्षेत्र में जो उसका निकलना भी चाहिए रास्ता। सिर्फ यहाँ बहस करके समस्या का समाधान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बीच केंद्र सरकार के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नरमी वाले बयान पर सत्र के दूसरे दिन सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। इस क्रम में सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ जेएमएम के गठबंधन के दावों को भी खारिज किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी द्वारा राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के बाद सरकार बदलने के दाव पर अब सत्ता पक्ष के जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। इस क्रम में राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने विधानसभा परिसर में आज सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों को संबोधित कर अपना जवाब दिया।
जहां अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदापुरम में किसान जागृति यात्रा के पहुंचने पर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। कृषि उपज मंत्री मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल ने कहा कि एमएसपी का उचित लाभ नहीं मिलने और बढ़ती लागत के कारण देश का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के बिना किसानों का शोषण बंद नहीं होगा। यह यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है। किसान नेताओं ने बताया कि 19 मार्च को रामलीला मैदान नई दिल्ली में देश भर के किसान एकत्र होकर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। किसानों को एकजुट करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं, जिसके लिए नीतिगत खामियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों के लिए है। पत्रकार वार्ता में कई किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने एमएसपी की कानून गारंटी, कर्ज माफी और फसल बीमा भुगतान पर सरकार से ठोस निर्णय की मांग दोहराई। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती है। महाराष्ट्र के शिवनेरी में शिवाजी के जन्म स्थान पर भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं इस दौरान अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात पैदा होने पर महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के जवानों ने हालात को काबू करने का भरसक प्रयास किया। शिवनेरी में देर रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भीड़ बढ़ती गई और अचानक भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। पूरे पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के साथ साथ इंतजाम को बेहतर बनाने के प्रयास किए, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने से हालात खराब हो गए। जिले के जुन्नर तालुका में शिवनेरी किले में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए उचित पुलिस फोर्स न होने से ऐसे हालात बने। इस दौरान अंबरखाना के नीचे मौजूद हाथी दरवाजा इलाके में और गणेश दरवाजा जैसे कई संकरे रास्तों पर एकाएक बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई। इसी के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी। इस घटना में महिलाओं समेत कई बच्चे घायल हो गए। हर साल शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद भीड़ को काबू करने को लेकर पर्याप्त तैयारी न होने पर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस भगदड़ को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि आगे ऐसे बड़े आयोजनों के लिए पहले से ही आने जाने के लिए रास्ते, सुरक्षा घेरा और उचित पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। भागलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों कौओं की अचानक मौत से पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्विमिंग पूल के ठीक सामने कई मृत कौए मिले हैं, जिसके बाद सुबह टहलने आने वाले लोगों में भय का वातावरण फैल गया। बताया गया है कि कुछ दिन पहले नवगछिया क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत की घटना सामने आई है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने संभावित बर्ड फ्लू को लेकर आशंका और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुबह की ताजी हवा लेने और व्यायाम के लिए सैंडिस कंपाउंड पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि खुले मैदान में इस तरह पक्षियों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। लोगों ने प्रशासन से जल्द जांच कराने और मृत पक्षियों को सुरक्षित तरीके से वो हटाने की मांग की है ताकि किसी संभावित संक्रमण को रोका जा सके। वहीं स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि घटना के बाद भी ना तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और न ही स्मार्ट सिटी या नगर निगम के स्तर पर कोई त्वरित कार्यवाही दिखाई दे रही है। डर के कारण कई लोगों ने फिलहाल उस इलाके में जाना कम कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है यदि पक्षियों की असामान्य मौत हो रही है तो तुरंत पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सैंपल जांच करानी चाहिए। समय रहते जांच और सतर्कता बढ़ती जाए तो किसी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और क्या बर्ड फ्लू की आशंका की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच कराई जाती है। शहरवासियों की नजरें फिलहाल प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। करीब करीब 8-10 मरिया गया होगा सर। 8-10 कौवा मरा है। हाँ। क्या लगता है कैसे मर गया? अब इसके विषय में हम क्या बताएंगे सर जी। लेकिन यहाँ पे मरा है। हाँ, यहाँ पर सभी कंपनी में मरा है।
हाँ, इससे पहले भी अगहन महीना में लगभग उधर देखे थे मरा था। कितना वह करीब करीब 8-10 और कोई भी मरा अधिकारी था। आया था जब? कोई अधिकारी नहीं आया था। इतने लोग टहलते हैं, सुबह कौवा मरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, परेशानी तो है। कोई अधिकारी यहाँ ये नहीं करता है सर, यदि देख लेता है यार कुछ नहीं कोई बोलता है, कोई सुध लेने वाला नहीं। कोई नहीं। भागलपुर जिले में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। यह कार्रवाई मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग मोहल्ले में की गई। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमत बाग इलाके के एक निर्मित मकान में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ और मधुसूदनपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मकान को चारों ओर से घेर कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के अत्याधुनिक उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। इस कार्रवाई में 5 लोगों मोहम्मद शाहनबाज, मोहम्मद सद्दाब, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद असलम, यह चारों अभियुक्त कासिम बाजार मुंगेर के रहने वाले हैं। वहीं 5वां अभियुक्त मोहम्मद मुनाजिर नाथ नगर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है पैरा मोटर क्रॉस कंट्री चंपावत 2026 का भव्य आगाज हुआ। यह आयोजन भारतीय साहसिक पर्यटन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मांडल जिले में शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस अभिनव पहल के तहत 120 किलोमीटर लंबी पैरामोटर क्रॉस कंट्री उड़ान की शुरुआत की गई। 7 जांबाज पायलटों ने एक साथ उड़ान भरते हुए दुर्गम पर्वतीय भूभाग के ऊपर से रोमांचक हवाई यात्रा आरंभ की। यह ऐतिहासिक उड़ान उचोली गोठ से डांडा, रीठा और लोहाघाट होते हुए चौथे दिन टनकपुर पहुंचेगी। पर्वतीय वादियों के ऊपर से गुजरती यह यात्रा न केवल साहसिक खेल का अद्भुत प्रदर्शन है, बल्कि जनपद की प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का सशक्त माध्यम भी है। यह आयोजन केवल रोमांचक तथा सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष भर पर्यटन गतिविधियों को गति देने, शीतकालीन पर्यटन को नई पहचान दिलाने और पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बस्तर की बिहान दीदियां इस बार होली को कुदरती रंगों से सराबोर करने जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पालक, लाल भाजी, चकुंदर और पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। पलाश से केसरिया, पालक से हरा और लाल भाजी से लाल रंग बनाया जा रहा है। जगदलपुर स्थित डेबरी धूर उद्यानिकी महाविद्यालय में दिए गए विशेष प्रशिक्षण के बाद महिलाएं 500 से 1000 किलो तक गुलाल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही हैं। यह गुलाल पूरी तरह रसायन मुक्त और त्वचा के लिए सुरक्षित है। शहर के प्रमुख स्थानों और शासकीय कार्यालयों में स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री की जाएगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का विकल्प भी दे रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।